Hello everyone, welcome to Biological. I am अर्पित चतुर्वेदी, योर एडुकेटर। और ये बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करी, आप लोगों ने कमेंट्स करे, आप लोगों ने मुझे मेल किया मेरी मेल आईडी पे biological1116@gmail.com। और सभी लोग ये कह रहे हैं सर थोड़ा और डिटेल में बात करिए कि बार का एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, कैसा रहता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो मैं उन्हीं सारी चीज़ों को कंपाइल करके आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली इस वीडियो के बाद अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो और सारे जो इसके कंपोनेंट है अगर मैं ढंग से कवर कर पाता हूँ तो काफ़ी चांस जो है वो आपके बढ़ जाएंगे, जो आपका पेपर है वो क्लियर करने के। और बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं सर इंटरव्यू का क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें फेस करी हुई है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ बहुत अच्छे से। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पेपर दे लोगे अपना जो रिटन एग्ज़ाम है, और उसके बाद जैसे ही लिस्ट निकलेगी तुरंत से मैं एक वीडियो बनाऊंगा लिस्ट के साथ ही कि इंटरव्यू आपको कैसे फेस करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको मिल सकती हैं, किस तरीके की सुविधा मिल सकती है, क्या आप वहाँ पे जाके यूटिलाइज़ कर सकते हो, कब पहुँचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, सभी चीज़ें मैं आप लोग को बता सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग फोकस करते हैं अपने जो एग्जामिनेशन है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके लिए, है ना। तो बेसिकली एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ढेर सारी चीज़ें जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये बार्क क्या है। भाई सब लोग कहते रहते हैं बार्क का पेपर है, बार्क का पेपर है। तो बार्क एक संस्था है, एक सरकारी संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, इसमें ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, कई सारे साइंटिस्ट रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जब आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम में यहाँ लेफ्ट साइड में आपको ऊपर की तरफ एक लोगो मिलेगा ब्लू कलर का। ठीक है, आधा तो एक तो ये आपको वहाँ मिलेगा एग्ज़ाम में, दूसरा आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा। अगर आप कलर प्रिंट आउट करवाओगे तो ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, तो आपको देख के गर्व आएगा, लगे आपके कौन सा पेपर आप देने जा रहे हो। ठीक है, लिखा रहेगा उसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नीचे लिखा रहेगा राष्ट्र की सेवा में परमाणु, है ना, हिंदी में, और ऊपर लिखा रहेगा एटॉमिक इन द सर्विस ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये रहता है अपने जो देश का गौरव है वो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके पेट्रियोटिक वाली बात। आगे चलते हैं, दो इनके प्रोग्राम्स हैं, एक है OCS और एक है DGFS। अब मेरा ये वीडियो जो है वो फोकस कर रहा है बायो साइंसेस वालों के लिए या लाइफ साइंसेस जो हम लोग हैं, तो उनके लिए DGFS नहीं होता। बेसिकली जो DGFS है वो हम लोग के जो बीटेक करके लोग आते हैं, जो बीटेक अपीयरिंग होते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है, OCS जो है ये होता है बायो साइंसेस वालों के लिए। ये है क्या OCS और DGFS? ये बार्क के प्रोग्राम्स हैं। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से कॉलेज एंट्रेंस है। आप बार का एग्ज़ाम दोगे, आपको वो अपने कॉलेज में एंट्री दे देंगे। ठीक है, उस कॉलेज में आपको 1 साल का पूरा जो कवर करना पड़ेगा सिलेबस उनका OCS के अंतर्गत, और 2 साल का करना पड़ेगा DGFS के अंतर्गत। जब वो 2 साल का करवाते हैं बीटेक वालों को तो वो उन्हें एमटेक की डिग्री देते हैं। ठीक है, और OCS वालों को क्या करते हैं कि 1 साल का प्रोग्राम रन करवाते हैं उनसे। होता क्या है, इस 1 साल में रेगुलर हर महीने आपके ढेर सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, ढेर सारे टेस्ट होते हैं, प्लस आपको पूरा सिलेबस कवर करना होता है। जो चीज़ आपने कभी नहीं पढ़ी जीवन में वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगे। फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। और अगर आप अपने इस OCS के 1 साल के प्रोग्राम के दौरान 60% से कम लाते हो, ठीक है, लेस देन 60% अगर आप ओवरऑल स्कोर करते हो, तो ये आपको जो साइंटिफिक ऑफिसर है, ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर C, या हम ये कह लें जो साइंटिस्ट की पोस्ट है, वो पोस्ट ना देखे ये आपको PhD में एनरोल कर देते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपसे पूछेंगे, आपसे पूछ के किया जाता है। आपको PhD में एनरोल कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर से आप PhD के दौरान ये जो एग्जामिनेशन है ये दे सकते हो। अगर आप PhD के दौरान भी इन एग्जामिनेशन में 60% से ऊपर ले आते हो तो आपको जो साइंटिफिक ऑफिसर C की पोस्ट है वो मिल जाती है। ठीक है, और आपको ये जो इनका ट्रेनिंग स्कूल है, जो बार्क ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पर इनको रखा जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम निकल गया तो पढ़ाई ख़त्म, बहुत बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेन तो जो पढ़ाई है वो OCS के अंदर ही होती है, जो ट्रेनिंग स्कूल है उसके अंदर ही होती है। उसी ट्रेनिंग स्कूल में आपका जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी होता है जब हम लोग इंटरव्यू के टाइम पे जाते हैं। तो आप देख लोगे कि ट्रेनिंग स्कूल देखने में कैसा लगता है। जब आप पहुंचोगे, बार्क जो है बेसिकली एक एरिया है मुंबई में, चेंबूर के पास, अणुशक्ति नगर, है ना। तो ये इनका एक शहर टाइप का है।
ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर के रेडियस में इन लोगों ने ये पूरा एरिया अपना कवर किया हुआ है, पूरा अणुशक्ति नगर। उसमें चारों तरफ सिर्फ बार की बिल्डिंग्स, वहाँ के हॉस्टल्स, वहाँ के साइंटिस्ट के रहने की जगह वो सारी रहेंगी। जब आप पहुँचोगे तो खुद से आपको लगेगा कि कितनी अच्छी जगह है, ठीक है। प्लस बार का एग्ज़ाम जब भी आप देने जाओगे तो इसके एडमिट कार्ड में जितनी भी चीज़ें लिखी हों, वेदर इट वुड बी ड्रेस कोड, वेदर इट वुड बी लाइक अगर इनकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, आपको मार्कशीट लानी है, ओरिजिनल लानी है, कुछ भी आप वो लेके जाना। अगर आप नहीं लेके गए तो ये आपको एग्ज़ाम देने नहीं देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल आप ये बात मान लो, बिल्कुल नहीं देने देंगे। लास्ट ईयर मार्च में एग्जामिनेशन हुआ था और बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं मतलब छूट गया था, क्योंकि वो मार्कशीट लेके नहीं गए थे ओरिजिनल वाली। हाई स्कूल मार्कशीट हम लोग ने लास्ट ईयर मांगी थी। उसके बाद अक्टूबर में लकीली एग्ज़ाम हुआ था दोबारा, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मार्च में एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उसके साथ, ठीक है। तो इसीलिए हमको देखने को ये मिला था। हो क्या रहा है अब, वो सब तो हो गई अलग बात, आपको स्ट्रिक्टनेस पे बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि बाकायदा वहाँ से साइंटिस्ट आते हैं, वहाँ से रिसर्च एसोसिएट्स आते हैं, जिनकी ड्यूटी लगती है हर सेंटर पे, जो ये बात एश्योर करते हैं कि हाँ चीटिंग नहीं हो रही है, अच्छे से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो हमको बार के बारे में पता चल गया ये क्या है, हमको OCS पता चल गया कि आखिर हम किस चीज़ में एनरोल होने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कि आखिर एग्ज़ाम किस तरीके का आता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर आप बात करो तो सबसे पहले हम लोग को ही पता है, ज़्यादातर लोग आप लोग बता चुके होंगे, आप लोगों ने भी इस चीज़ पे ध्यान दिया हुआ है कि जो एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो एग्ज़ाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, 100 क्वेश्चन मिलते हैं, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और हर गलत क्वेश्चन पे -1 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये तो एक एग्ज़ाम पैटर्न है। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके परेशान हैं कि यार बार्क है, बड़ी संस्था है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपका वो जाता होगा, कट ऑफ जाता होगा, ऐसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो पिछली बार जैसे DBT बेट के कट ऑफ सब लोगों ने देखा है, ठीक है। जो DBT बेट का कट ऑफ था वो लास्ट ईयर 300 में से चला गया था 236, ठीक है, 236 चला गया था जनरल के लिए, जो DBT बेट का कट ऑफ था लास्ट ईयर। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता होगा, क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा। तो जो वो लोग क्वालिफाई होते हैं सिर्फ उनको कट ऑफ देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास मार्क्स आते हैं कि इतना कट ऑफ गया है और आप इतने से ऊपर हैं, ठीक है, ऐसे करके आता है। तो कट ऑफ की अगर आप बात करो तो लास्ट ईयर का मैं आपको बता दूँ 118 मार्क्स गया था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। 118 मार्क्स कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का, बहुत कम है, 300 मार्क्स में से बहुत कम है। लेकिन आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो क्या होने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपको सीधा नहीं मिलेगा कि हाँ ये बता दो कि इस जीन का ये होता है तो इसका काम क्या है। एक भी क्वेश्चन आपको सीधा नहीं मिलने वाला एग्जामिनेशन में। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार 300 मार्क्स का पेपर है, बार का पेपर दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आप बिल्कुल हो जाओगे ज़ीरो। क्योंकि मुझे ये बात पिछले साल पता नहीं थी, मैं ऐसे ही रैंडमली पेपर देने गया था और पेपर क्वालिफाई भी हो गया बाई चांस। और मुझे तब ये बात नहीं पता थी कि 118 मार्क्स जो है कट ऑफ गया, वो तो जब रिज़ल्ट आया तब मुझे पता चला, ठीक है। तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है, अगर आप पहले से कट ऑफ दिमाग में रखते हो तो आप उस तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से मतलब पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करी जाए, ठीक है, नंबर ऑफ़ सीट्स में भी बड़ा लोगों को परेशानी थी कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होती हैं। तो लास्ट ईयर अराउंड 40 बच्चों को या 40 स्टूडेंट्स की लिस्ट आई थी, ठीक है, जिनको कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए। तो होता क्या है कि कुछ लोग, मतलब ये तो उनको ही पता होगा कि इसका पैटर्न क्या रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि गेट से 50% लेते हैं और कुछ OCS का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है उससे लेते हैं, ठीक है, 50%। लेकिन ऐसा नहीं है, 50% कोई मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है कि वो 10 बच्चों को गेट के थ्रू बुलाएं
और बचे हुए 30 बच्चों को या 35 बच्चों को वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू बुलाएं। तो ऑलमोस्ट आपको ओवरऑल इंडिया में आना है, मतलब 40-50 के अंदर ही आना है आपको टेस्ट में, तभी आप इसको मतलब क्रैक कर पाओगे। अच्छा, एक फ़ायदे वाली बात, ये मतलब फ़ायदा बाकायदा मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। फ़ायदा क्या है, किन लोगों को प्रॉफिट है? होता क्या है, लाइफ साइंस की फील्ड में ज़्यादातर बच्चे जो बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं, ठीक है, अपने जो 12th होता है उसमें, तो वो 12th के बाद मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं। मेडिकल की प्रिपरेशन करने के बाद जब नहीं हो पाता मेडिकल में उनका, तब वो बीएससी करते हैं, उसके बाद वो एमएससी करते हैं, और जब वो एमएससी करते हैं तभी वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, मतलब फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल तभी होते हैं। और बार्क ने आगे एक बैरियर लगा रखा है 26, एक बैरियर लगा हुआ है 26 का एज, ठीक है। तो 26 से ऊपर जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर वो जो मेडिकल प्रिपरेशन करते हैं, मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो 26 से ऊपर हो ही जाते हैं, ठीक है, या 25 प्लस हो ही जाते हैं, इतना 1 अगस्त से पहले कि वो फॉर्म नहीं भर पाते। तो आपका मुकाबला यहाँ पे उन लोगों से नहीं है जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और एकदम बिल्कुल डटे हुए हैं कि हाँ क्वेश्चन देखेंगे बाद में, आंसर पहले कर देंगे। ऐसा नहीं है। अब आप लोगों का मुकाबला उनसे जो आपके साथ के हैं, जो या तो अभी एमएससी फाइनल ईयर में है या अभी जिन्होंने जस्ट एमएससी क्वालिफाई किया है, ठीक है, वो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है, इसीलिए इसकी जो कट ऑफ है वो कम जा रही है ना, और इसीलिए जो मतलब बच्चों में मिसकॉन्सेप्शन है वो इसीलिए रहता है ना। तो ये हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है, आपको फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप एमएससी अपेयरिंग हो और एमएससी आपने जस्ट क्वालिफाई किया है तो, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी बात की कट ऑफ कितना जाता है, क्या कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, क्या है। अच्छा हाँ, उसके बाद इस 40 लोगों में से ऑलमोस्ट 4 या 5 लोगों को वो लोग इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू में सेलेक्ट करते हैं OCS प्रोग्राम के लिए। फिर OCS प्रोग्राम में आगे कितने सेलेक्ट होते हैं वो बात अलग है ना, लेकिन इंटरव्यू से इतने सिलेक्शन होते हैं। बिल्कुल भी मतलब डिसहार्टन मत होना, डीमोटिवेट मत होना, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, नंबर ऑफ़ सीट्स, कट ऑफ की बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो क्योंकि कोई प्रिसाइज्ड सिलेबस नहीं है ना, कोई हम लोग को सिलेबस देखने को नहीं मिलता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो CSIR का पैटर्न है, जो CSIR की सिलेबस है, उससे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट हमें कवर करनी है और कौन कौन सी यूनिट हमें नहीं कवर करनी है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा कि कौन कौन सी आपको यूनिट कवर करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी है। तो यूनिट 1 जो हमारी है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, बेसिकली इसको बायोकेमिस्ट्री लिखते हैं, ये आपको ज़रूर से कवर करनी है। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम कम बचा है इसलिए मैंने उस हिसाब से जो क्या कहते हैं आपके टॉपिक्स हैं वो रखे हुए हैं। तो इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है ज़रूर से, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में आपका ADNA, BDNA, ZDNA, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से इनका जो अरेंजमेंट है वो हमको देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, कौन से मेजर फोर्सेस जो कि उस BDNA के स्ट्रक्चर को बनाए हुए हैं। प्लस आपको प्रोटीन पढ़ना है, ठीक है, कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के साथ साथ आपको अमाइनो एसिड पढ़ना है, ठीक है। प्रोटीन के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर हैं, वो एक बार देखने हैं कि कैसे होते हैं। प्लस आपको विटामिन्स पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले। और आपको बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है pH और बफर, नॉर्मल और pH और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको बता दूंगा, जिससे वहाँ पे कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं। न्यूक्लिक एसिड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। pH बफर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, न्यूक्लिक एसिड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर और टॉपिक की बात करते हैं आगे, ग्लाइकोलिसिस, कैप साइकिल, आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, ठीक है। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब इनसे तो क्वेश्चन कहीं गया ही नहीं, एक ना एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कहीं नहीं गया, क्वेश्चन आने ही आने, मतलब इंटरव्यू में भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और यहाँ भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा इनके बारे में, ठीक है। बेसिकली ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी आ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर, है ना। तो अगर आप देखो तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आ जाता है। प्लस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अलावा आपको न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म भी पढ़ना है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म इनका काफ़ी
पसंदीदा टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड से बहुत प्यार है इन्हें, है ना। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी सैल्वेज पाथवे स्पेसिफिकली फोकस करना, सैल्वेज पाथवे अपना HGPRT वाला, ठीक है, उसको स्पेसिफिकली फोकस करना। इससे एसोसिएटेड जो डिजीजेज होती हैं जैसे लेशनियान सिंड्रोम हो गया, गाउट का जो डेवलपमेंट होता है वो हो गया। गाउट का तो लास्ट ईयर भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पे जरूर फोकस करना। सैल्वेज पाथवे क्या है, गाउट, लेशनियान सिंड्रोम, इससे एसोसिएटेड जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में हमको देखने को मिल रहे हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, एंजाइम आना ही आना है क्वेश्चन। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में भी कौन सी चीज़ें आपकी आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि जो आपका टर्नओवर नंबर है ये क्या होता है। टर्नओवर नंबर के अलावा कैटालिटिक एफिशिएंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंजाइम इनहिबिशन, इसके ग्राफ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। इसको भी मैं नीचे ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। इतने टॉपिक अगर आप कवर करोगे जितने मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो कोई रोक नहीं सकता आपका एग्ज़ाम, है ना। यूनिट 2, इतना तो आपको यूनिट 1 में पढ़ना था। यूनिट 2, क्योंकि हम लोग सब लोग CSIR की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो CSIR की प्रिपरेशन करने के साथ साथ आप ये सारी चीज़ें पढ़ ही रहे होते हो। तो अगर आप उतना ही तैयार करके जाते हो, और सबसे ज़रूरी ये है कि जैसे आप सिर्फ छोटी छोटी बुक्स पढ़ रहे हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप CSIR के सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हो, तो ये पेपर नहीं निकलने वाला, ठीक है। क्योंकि एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, इसमें सब कुछ घुमा फिरा के देते हैं, ठीक है। और कुछ भी उन्हें पसंद होना, मतलब कुछ टॉपिक तो इतने ज़्यादा पसंद है, जैसे इम्यूनोलॉजी के भर के क्वेश्चन मिलते हैं। इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनो टेक्निक्स भर के क्वेश्चन मिलेंगे। इम्यूनो टेक्निक्स तो छोड़ते ही नहीं है ये लोग, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एलाइजा हो गया आपका, रिया हो गया, ये सारी चीज़ें। हालांकि मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो दूसरी यूनिट है आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इम्यूनोलॉजी में दिक्कत होती है तो मेरे कुछ 16-17 लेक्चर्स हैं अनअकैडमी में पड़े हुए हैं। मैं आपको अपना अनअकैडमी का लिंक इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो एक बार देख लेना जल्दी 2x पे देख लेना, या जैसे भी देख लेना, ठीक है। तो उससे क्या है, आपकी इम्यूनोलॉजी के बेसिक और इम्यूनोलॉजी की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ताकि इस एग्जाम भर का तो इम्यूनोलॉजी तैयार कर लो, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक मैंने रखे हुए हैं। मेम्ब्रेन पम्प्स, मेम्ब्रेन पंप्स में कौन कौन से पंप आते हैं, जैसे कैल्शियम पंप हो गया आपका, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करने वाले 2,4-DNP का क्या काम है वहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। या फिर आपके अगर पोटेशियम पंप है, पोटेशियम चैनल है, तो वहाँ पे वेलेनोमाइसिन का क्या काम हो सकता है, किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। मेम्ब्रेन की जो जो मेम्ब्रेन पे चार्ज है वो किस तरीके से हम डिटोरेट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ है हम लोग के पास साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन जो है, इसमें आपके वही एक्टिन, मायोसिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिन किस तरीके से बना हुआ है, मायोसिन किस तरीके से बना हुआ है, जो आपके बाकी चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस आपके पास है बहुत, मतलब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, उसको मैं पूरा ही ब्लू से लिख देता हूँ, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम, इस पे मेरी एक क्लास है, मतलब बहुत अच्छी वो वीडियो है, वो पड़ी हुई है, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है और वो अनअकैडमी भी पड़ी हुई है। तो उसका मैं अनअकैडमी वाला लिंक आपको दे दूंगा, ज़रूर से देख लेना। अगर नहीं तो मैं यूट्यूब वाला भी दे दूंगा, वो भी देख लेना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम, जिसमें आपका लैक ओपरॉन आ जाता है, ठीक है, ओपरॉन मॉडल के साथ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम की किस तरीके से जीन्स ऑर्गेनाइज हैं ओपरॉन पे, हमारे जीनोम में। दूसरा आपका लैक ओपरॉन, TRP ओपरॉन, बहुत अच्छे से ही पढ़ लेना। TRP ओपरॉन, लैक ओपरॉन दोनों से ही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। प्लस आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में आपको यहाँ पे जो आपका रेगुलेशन है, ठीक है, रेगुलेशन वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़रा फोकस करना। इतना आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत हो कि मैं ज़्यादा टॉपिक दे रहा हूँ, क्योंकि आगे की कई सारी यूनिट मैंने हटाई हुई हैं आपके सिलेबस से। तो बात अगर करें हम लोग यूनिट 3 की, यूनिट 3 आपका फंडामेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। फंडामेंटल प्रोसेसेस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख रहे हो कि सब CSIR की यूनिट्स ही हैं,
लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि होता है क्या, बार्क में ज़्यादातर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड, प्लांट एसोसिएटेड या इन्हीं से रिलेटेड वर्क होता है, तो वो उसी से रिलेटेड पूछते हैं। इम्यूनोलॉजी पे वर्क होता है, डिजीज़ेस पे वर्क होता है ना, तो वो उसी से रिलेटेड पूछते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है फंडामेंटल प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेसेस में आपको क्या पढ़ना है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, इसके आपको पढ़ने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि किस साइड 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, किस साइड से किस साइड सिंथेसाइज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। बेसिक चीज़ें पढ़ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा एंजाइम की बारे में मत पढ़ना, बेसिक चीज़ें पढ़ने की कोशिश करना। टोपो आइसोमरेज ज़रूर से पढ़ लेना कि टोपो आइसोमरेज क्या होता है। अब एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब मुझसे अगर कहा जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही दिन है और तुम कुछ नहीं पढ़ सकते, तुम बस एक टॉपिक पढ़ सकते हो, तुम्हें एग्जाम देने जाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? तो मैं पढ़ूंगा डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स, ठीक है। कुछ भी करो आप लोग, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत करो, चाहे आपको जो मनो मतलब अपने दिमाग में आपने सोच के रखा हो, करना चाह रहे हो करो, डीएनए रिपेयर मत छोड़ना। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब कितने 1000% पे अगर कंफर्म होता है तो वो कर लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म से एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और एक्सट्रीमली फेवरेट टॉपिक है, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं पेपर बना रहे हैं या जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनके लिए हद से ज़्यादा पसंद है उनको ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का टॉपिक, है ना। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा इसके साथ है आपको एमआरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। सिर्फ एमआरएनए ही प्रोसेसिंग पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते ये लोग आरआरएनए और टीआरएनए में, एमआरएनए प्रोसेसिंग पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए जो आपका लैम्डा फेज है, लैम्डा फेज के जो एक्सप्रेशन है उसके रेगुलेशन से, ठीक है। तो कुछ हो सकता है आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये तो हो गई मैं यूनिट 3 तक की बात, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 की, कि यूनिट 4 से हमको क्या देखने को मिलेगा। परेशान मत हो कि सारी यूनिट तो मैं कवर कर ले रहा हूँ, छोड़ूंगा क्या, आगे की काफ़ी यूनिट छूटने वाली, क्योंकि वो उसमें इन लोग का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यूनिट 4 है हम लोग का सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको ईसीएम पढ़ना है। ईसीएम में ऐसा नहीं कि सिर्फ ईसीएम पढ़ लिया, ईसीएम में आपको कोलेजन पढ़ना है, ईसीएम में आपको इलास्टिन पढ़ना है, आपको जितने और प्रोटीन्स होते हैं साथ में वो पढ़ने हैं, प्लस आपको पढ़ना है जंक्शंस, एडेरेंस जंक्शन क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, डेस्मोसोम क्या है, हेमीडेस्मोसोम क्या है, इनके जो कंपोनेंट हैं वो क्या होते हैं, ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। प्लस इसके अलावा आपको मतलब एक और ऐसा टॉपिक जो कि आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहोगे। लास्ट ईयर अराउंड मुझे अगर याद है तो 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कैंसर से आए थे। कैंसर से तो मतलब आने ही आने हैं क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते कि आपके लिए कैंसर में आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन, आपके ऑन्को जीन, आपके एपोप्टोटिक जीन कितना इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंसर तो आना ही आना है और ज़रूर से हमें पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब एक डीएनए रिपेयर और एक कैंसर अगर आप छोड़ के गए तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। डीएनए रिपेयर और कैंसर तो ज़रूर से पढ़ना है हमें। उसके बाद हमारे पास इम्यूनोलॉजी है, इसमें मैं कोई नहीं कह सकता कि ये छोड़ो या वो छोड़ो, क्योंकि इम्यूनोलॉजी पूरी लिंक्ड है आपस में, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी तो आपको कंप्लीट पढ़नी ही पड़ेगी। आप मेरे लेक्चर से पढ़ो या किसी और, जैसे ज्योति मैम पढ़ा रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ किसी का, ज्योति मैम का मैंने देखा है, आप देख सकते हो, आईएफएस वालों ने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, यूट्यूब पे पढ़ी हुई हैं इम्यूनोलॉजी की, तो जो आपको अच्छा लगता हो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं आप मेरे से पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं आप किसी और से पढ़ो, जो आप खुद से पढ़ना चाहते हो खुद से पढ़ सकते हो, खुद से मुझसे पूछो। जल्दीबाजी में अगर आपको पढ़ना हो कि जल्दी आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको एक बार रिकॉल करना है, तो आप बिल्कुल पाथफाइंडर्स देख जा सकते हो, ठीक है। पाथफाइंडर में प्रिसाइज लिखा है, अच्छा लिखा है, ठीक है। फिर या आप जाना चाहते हो कि मुझे थोड़ा डीप जाना है तो आप क्यूबे पढ़ सकते हो, ना क्यूबे पढ़ने का टाइम हो तो क्यूबे के डायग्राम्स देख सकते हो, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए। उसके बाद जो आपकी यूनिट 5 है, ठीक है, यूनिट 5 वो आप स्किप कर सकते हो, यूनिट 5 आप स्किप कर सकते हो। ऐसे करके यूनिट का आप चार्ट लेके बैठना, वहाँ पे आप ये सब टिक लगा लेना। यूनिट 5 आप स्किप कर सकते हो। यूनिट 6 में आ जाओ, आपके पास है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, ठीक है, या प्लांट फिजियोलॉजी। अगेन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, मतलब जो इंटरव्यू पैनल था उसमें भी हाफ ऑफ द साइंटिस्ट वर ऑफ प्लांट बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। तो वो मतलब वो फोकस करते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन पे, फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स, किस तरीके के बेसिक्स कि जो आपका PS1 है PS2 है वो कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको, यानी कि जो स्टैक्ड एरिया है क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकॉइड में वहाँ, या अनस्टैक्ड एरिया में देखने को मिलेगा। अगर ऐसा है तो क्यों है, फोटो इनिबिशन क्या होता है, D1 D2 प्रोटीन का डिग्रेडेशन कब होता है, किस तरीके से हीट डिसिपेशन से, फ्लोरेसेंट डिसिपेशन से कैसे खुद को फोटो डिग्रेडेशन से बचाया जा सकता है प्लांट के द्वारा, वो सारी चीज़ें। प्लस C2 साइकिल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व हैं इसमें, कहाँ पे आपका ग्लाइसिन बनता है, कहाँ पे सीरीन बनता है, क्यों बनता है ग्लाइसिन और सीरीन, CO2 कहाँ बराबर होती है, कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना। C4 साइकिल, कैम पाथवे सॉरी, तो ये चीज़ तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, प्लस आपको इसमें देखने हैं फोटो सेंसर्स, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, ये सब। ओके, तो ये तो हो गई हमारी यूनिट 6 तक की बात, यूनिट 7 तक की बात। यूनिट 6 की बात हो गई। 7 जो है हमारी एनिमल फिजियोलॉजी, उसको आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ो, और एनिमल फिजियोलॉजी से आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, ये मैं अभी से कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यूनिट 8 की बात करो, यानी कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी, या आप जेनेटिक्स कह सकते हो। कुछ भी छोड़ दो, अगर जेनेटिक्स छोड़ के गए तो पेपर नहीं क्वालिफाई होने वाला। हद से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स से देखने को मिलेंगे, सभी चीज़ें वो क्लासिकल मत पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, क्लासिकल मत पढ़ना, आप क्लासिकल जेनेटिक्स नहीं पढ़ रहे, मेंडल के लॉ को नहीं पूछने वाला वहाँ पे। एपिस्टेसिस क्या होता है, एपिस्टेटिक इंटरेक्शन क्या है, पेनेट्रेंस, ठीक है, पेनेट्रेंस ज़रूर से पढ़ना। प्लस लिंकेज मैप, बहुत इंपॉर्टेंट, लिंकेज मैप में आपकी सभी चीज़ें आती हैं। क्या आती है लिंकेज मैप को मैं पहले ब्लू कर दूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के साथ जीन ऑर्डर, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा ज़रूर से। तो उसके अलावा हमारे पास है पेडिग्री एनालिसिस के मेरे क्या कहते हैं, मेरे उस पर अनअकैडमी पे पढ़े हुए हैं, आप लेक्चर देख सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, पेडिग्री एनालिसिस के अलावा आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है हद से ज़्यादा म्यूटेशन, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्क है वो डिजीज़ एसोसिएटेड है, तो म्यूटेशन तो मिलना लाजमी है। म्यूटेशन के साथ आपको म्यूटेशन में स्पेसिफिकली किस पे फोकस करना है, म्यूटाजेंस पे, कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट हैं वो क्या करते हैं, एक्रिडीन ऑरेंज क्या करता है, कैसा है इनका मोड ऑफ वर्क। एक्रिडीन ऑरेंज पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि एक्रिडीन ऑरेंज किस तरीके का म्यूटेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको म्यूटेशन जो है वो ज़रूर से पढ़ना है, म्यूटेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये हो गई आपकी 8th यूनिट की बात। अगर आप बात करो 9th यूनिट की तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर आप बात करो 10th यूनिट की तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर आप बात करो 11th यूनिट की तो आप इसे स्किप कर सकते हो। सिर्फ बार के लिए कह रहा हूँ, बाकी किसी में स्किप मत कर देना, ठीक है। फिर अगर आप बात करो 12th यूनिट की तो यहाँ पे आपको बायो सेंसर इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हो सकता है कुछ चांस है कि बायो सेंसर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। प्लस आपको यहाँ पे जो इम्यूनोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, है ना, इम्यूनोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, वैक्सीन्स हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेक्निक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम ये बेसिकली ये कह लें जो इम्यूनो टेक्निक्स हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 12 से आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो सेल कल्चर है या उस पर फोकस नहीं करते, या जो हमारे माइक्रोबियल कल्चर है उधर ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो इसलिए आपको 12th यूनिट में और ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। 13th यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
तो इसमें आपके पास जो क्या कहते हैं टेक्निक्स हैं, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, क्रोमेटोग्राफी हो गई आपकी, क्रोमेटोग्राफी हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे बैक, यैक, जो आपके और जो आपके cDNA लाइब्रेरी बनाने के लिए जो क्लोनिंग आपको करनी होती है वो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है आपके पास मॉलिकुलर मार्कर्स। मॉलिकुलर मार्कर्स भी बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, और कुछ भी छोड़ना, मॉलिकुलर मार्कर्स मत छोड़ना। जिनको मैंने ब्लू करा है उनको गलती से भी मत छोड़ना। बाकी तो आप हो सकता है कि समय की कमी से सारे टॉपिक ना कवर कर पाओ, लेकिन जिनको ब्लू किया है सबसे पहले वही कवर करना। और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको जहाँ मिले, भले ही वो गेट में आए हो, भले ही वो आपके CSIR में आई हो, किसी भी आपको कहीं भी DBT में मिले, कहीं भी मिले, आप वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लो, ठीक है। सबसे पहले यही करना। आपको एलाइजा पढ़ना है ज़रूर से, एलाइजा बिल्कुल मत छोड़ना, है ना। रिया पढ़ना है, और आपको पढ़नी है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी मुझसे अगर पूछो कि किससे पढ़नी चाहिए, तो मैं यही बताऊंगा, जो पाथफाइंडर की बुक आती है ना, स्पेसिफिकली वो जो चिकने पढ़ने वाली है ना, जो मतलब बायोफिजिकल टेक्निक्स वाली जो बुक है माइक्रोस्कोपी, उसमें बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो आप माइक्रोस्कोपी के लिए उसको प्रेफर कर सकते हो। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको अच्छे अच्छे तरीके बता रहा हूँ जिससे आप चीज़ें कवर कर सकते हो, जहाँ से आप उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे लेक्चर देखने जाओगे ज़रूर से कंफ्यूज होगे, जो चीज़ खुद से पढ़ोगे वो समझ में आएगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप लेक्चर बुरे होते हैं या लोग समझाते नहीं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप बोलते ना, जितनी ज़्यादा मुँह उतनी ज़्यादा बातें। तो आप जितने ज़्यादा लेक्चर देखोगे, जितने ज़्यादा अलग अलग टॉपिक कवर करने की कोशिश करोगे अलग अलग इंसान से, वो उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। या तो आप किसी इंसान से पहले से पढ़ते आ रहे हो तो आप ज़रूर से उसकी तरफ जाओ, उससे पढ़ो, सब कुछ करो। लेकिन अगर आप एकदम से कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और बिल्कुल नए टीचर से आके एकदम 20 से पढ़ने लगोगे, गए एकदम से इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने लगे, तो ज़रूर से वो अटकेगा, है ना। तो कोशिश करो खुद से चीज़ें कवर करने की, बुक्स पे फोकस करो, है ना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों के पास मेरी ईमेल आईडी है biological1116@gmail.com। उसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का चैनल यहाँ पे, मतलब टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप वो ज्वाइन कर लेना। और कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर से मुझसे शेयर करो। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर दो, इसको शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जितने लोग बार का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। और ऑल द बेस्ट अभी से मेरी तरफ से सभी को। बाकी मैं उस दिन भी सबको बोल दूंगा जितने लोग मेरे साथ ग्रुप पर जुड़े होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी, और कोई भी अगर आपकी तरफ से डिमांड होती है तो मुझसे कहना, मैं फिर उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।